बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ सुपीरियर कॉलेज क्राउन कैंपस में। बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी पार्ट 1 दी सेल का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और ये सेकंड लेक्चर होगा बेटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्रीवियसली बेटा हमने डिस्कवरी ऑफ सेल पे बात की थी और उसमें हमने ये देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बेसिक पार्ट है हमारे सेल का और ये आउटर मोस्ट बाउंड्री कहलाती है हमारे सेल की। ठीक है जी। तो आज हम इसके हवाले से नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि ये किन चीजों पर मुश्तमिल होती है, क्या स्ट्रक्चर है इसका, क्या कंपोजिशन है। ठीक है जी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल्स में, और प्लांट सेल्स में सेल वॉल के नीचे ये पाई जाती है। और ये इंतहाई थिन, इलास्टिक, डेलिकेट और पोरस मेम्ब्रेन होती है। सो सेल के अक्रॉस जितनी भी मूवमेंट होती है वो सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए होती है। ले बेटा, सबसे पहले इसकी कंपोजिशन डिस्कस करते हैं। 3 चीजें हैं जो कि इसकी कंपोजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नंबर 1 है जी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स इसमें 60 to 80% पाई जाती हैं। नंबर 2 इज लिपिड्स। लिपिड्स बेटा यहाँ पर जो है वो 20 to 40% पाए जाते हैं। नंबर 3 carbohydrates, very small or minute quantity of carbohydrate is also present in the composition of plasma membrane. ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। जब बेटा हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो हमारे पास 2 बड़े मशहूर मॉडल्स हैं जिसके जरिए हम इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है लिपिड बाइलेयर, या जिसको सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी जो है ना वो कहा जाता है। और दूसरा है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। तो आए बेटा फिर वन बाय वन इन मॉडल्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है जी हमारे पास लिपिड बाइलेयर मॉडल। फर्स्टली वो कहते हैं कि लिपिड बाइलेयर मॉडल में वो कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है दैट इज कंपोज ऑफ लिपिड बाइलेयर सैंडविच बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर्स। कि लिपिड की अगर आप नीचे डायग्राम में देखें बेटा तो ऊपर और नीचे की तरफ आपको लिपिड की बाइलेयर नजर आ रही है। ठीक है जी। ऊपर और नीचे की तरफ मतलब कि जो अंदर आपको ये येलो पार्टीशन के अंदर जो आपको नजर आ रहे हैं पार्टिकल्स, ये लिपिड्स के हैं। और इसके ऊपर जो ग्रीन लाइनिंग में, जिगजैग लाइनिंग में आपको नजर आ रहे हैं लेयर्स, ये प्रोटीन्स की हैं। ठीक है जी। तो इसको इसीलिए सैंडविच मॉडल कहा जाता था कि लिपिड जो है वो सैंडविच है प्रोटीन की लेयर्स के अंदर। ठीक है जी। और दूसरा, जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया या जिन्होंने इसको बयान करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इसकी जो शेप है वो थ्रू आउट द सेल, थ्रू आउट द बॉडी एक जैसी ही रहती है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज यूनिट मेम्ब्रेन। और ये तमाम सेलुलर ऑर्गेनेलीज में जो है वो पाई जाती है। लेकिन जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसने ये हमें बता दिया है कि जी लिपिड्स जो है वो सैंडविच नहीं है बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर्स। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रीवियस मॉडल है, प्रिमिटिव मॉडल है, पुराना मॉडल है, तो आज इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। न्यू मॉडल जो है हमारे पास वो है बेटे फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। आप इसके डायग्राम देखें तो ये लिपिड बाइलेयर मॉडल से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है। इसमें वो कहते हैं अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे लिपिड्स के। ठीक है। और उनके दरमियान में आपको पर्पल कलर में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो कि इन लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर धंसे हुए हैं वो मॉलिक्यूल्स आपको नजर आएंगे, और वो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। ठीक है। डायग्राम में लेबलिंग भी मौजूद है तो आप उससे बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो वो कहते हैं कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो है वो दोज आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड लाइक बोट्स एंड सबमरीन्स। और जैसे बोट्स और सबमरीन्स समंदर के अंदर अपनी जो है ना वो जगह चेंज करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, सेम इज द केस विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये भी ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट। ठीक है। सो बेटा इनका नाम भी फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, इसका नाम भी इसीलिए रखा गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द बेसिस ऑफ कंटिन्यूअसली चेंजिंग पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। कि मॉलिक्यूल की कंटिन्यूअस चेंजिंग पोजीशन है बट ये अपना स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रखते हैं, शीट लाइक स्ट्रक्चर अपना
मेंटेन रखते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दूसरा बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये चार्ज्ड पोर्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है, ये चार्जेस पर मुश्तमिल होती है, इसके जो पोर्स होते हैं वो चार्जेस वाले होते हैं। सो जो चीजें, जो आइंस और रेडिकल्स वगैरह मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, ठीक है, तो वो सिमिलर चार्जेस वाले होंगे तो वो रिपेल करेंगे, ऑपोजिट चार्जेस वाले होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। और इसी की तरह ये एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज्म है वो भी परफॉर्म करते हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो यहां पर आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी नजर आ रहे हैं, और ये एक और कमी है किसमें, लिपिड बाइलेयर सैंडविच मॉडल के अंदर, वहां पर कार्बोहाइड्रेट का बिल्कुल भी तस्करा नहीं किया गया, जबकि यहां पर कार्बोहाइड्रेट का भी जिक्र किया गया है, और कार्बोहाइड्रेट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है जी। तो ये बेटा दो मॉडल्स हैं, लिपिड बाइलेयर सैंडविच्ड मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमतौर पर ये दोनों मॉडल लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं, नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी कोई एक मॉडल पूछ लिया जाता है, तो आपने उसको विद डायग्राम बेटे वहां पर बयान करना है। आगे चलते हैं, इसके फंक्शंस जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, इसमें अलग से पूरा क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इसके फंक्शंस भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है जी, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, या जिसको आज से पहले आप एक और नाम भी देते होते थे, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का आप नाम भी देते थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो मेम्ब्रेन है, इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट एंड ब्लॉक्स समवन। तो कुछ सब्सटेंसेस को तो ये अपने अंदर से गुजरने देते हैं और कुछ को ये रोक लेता है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑलराइट जी। सेकंड इसका है जी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। आपको पता है बीइंग द गार्ड ऑफ द सेल, ठीक है, सेल का गार्ड है, मींस के सबसे बाहर ये मौजूद है, वॉल है ये सेल की। तो जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होनी है, खासतौर पे एनिमल सेल में जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होनी है, इसके बगैर हो ही नहीं सकती, ठीक है जी। जबकि प्लांट सेल में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो सेल वॉल से होकर फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आते हैं, बट सेल वॉल सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं होती, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। तो जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है बेटा अक्रॉस द सेल, सेल के अंदर कुछ चीज आती है, सेल से बाहर कुछ चीज जाती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर ही गुजरेगी। ऑलराइट जी। नेक्स्ट इसका फंक्शन देखें जी, नॉन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। वो कहते हैं कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक ऑयल ड्रॉपलेट्स, फॉस्फोलिपिड्स, फैटी एसिड्स एटसेट्रा, ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन वेरी फ्रीली मूव कर जाते हैं थ्रू लिपिड बाइलेयर, ठीक है, लिपिड बाइलेयर के जरिए ये बड़े फ्रीली मूव कर जाते हैं, इसको बेटा नॉन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है जी। और दूसरी एक काइंड है इसकी, ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट की, एक नॉन फैसिलिटेटेड अभी हमने डिस्कस की, अब दूसरी है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऐसी है कि कुछ आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड के आयंस हैं, रेडिकल्स वगैरह हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के जैसे गुजरने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल्स वो हैं जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी चार्ज पार्टिकल्स की बात की थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। तो वहां पर फिर इन्हें हेल्प चाहिए होती है किसी ना किसी प्रोटीन की, और जो प्रोटीन इनकी हेल्प करेगी वो इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स हेल्प करेगी, वो इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स हेल्प करेगी। तो ऐसी ट्रांसपोर्टेशन जो एंजाइम या प्रोटीन्स की मदद से हो उसे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जो किसी भी मदद के बगैर होती है उसे नॉन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है जी। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के आगे बेटा टू टाइप्स हैं। नंबर वन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको पता है बेटा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट करना, मतलब ये है कि अगर एक जगह पर कंसंट्रेशन पहले ही ज्यादा है, ठीक है, और आप उस जगह से जहां पर कंसंट्रेशन पहले ही कम है, कम कंसंट्रेशन वाली जगह से आप हाई कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। और वो जब एनर्जी इस्तेमाल करके आप लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे बेटा, तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद बेटा ये पैसिव ट्रांसपोर्ट,
पैसिव ट्रांसपोर्ट वो है जो एनर्जी डेफिशिएंट होती है, मतलब कि उसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, एनर्जी का इस्तेमाल नहीं है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी सुकून से मूव कर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास डिफ्यूजन। वी ऑल वेल अवेयर ऑफ डिफ्यूजन, 9th-10th में आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है डिफ्यूजन को, कि डिफ्यूजन क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ऑलराइट जी। इसके बाद बेटा जी हमारे पास ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल एज अ सॉल्वेंट फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, यानी कि यहां तक तो बात डिफ्यूजन की हो रही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है वो हमेशा डिफ्यूजन है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस? ओनली अ सिंगल डिफरेंस। व्हाट इज दैट? When we are discussing about osmosis, that movement always from or always through differentially permeable membrane. All right जी, that movement is always through differentially permeable membrane. तो वो कहते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सिंपल मूवमेंट जो है वो डिफ्यूजन है, बट अगर हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बेटा मूवमेंट हो रही है और बीच में सेमी परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है उन दोनों हायर और लोअर कंसंट्रेशन के दरमियान में, तो फिर उसको बेटा आप डिफ्यूजन नहीं कहेंगे, आप उसको ऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक है, तो मेरा ख्याल आपको समझ आ गया होगा कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। सिर्फ एक डिफरेंस है, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन का। अगर हायर कंसंट्रेशन से चीजें लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही हैं और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर जा रही हैं, देन इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑलराइट बेटा, नेक्स्ट चलते हैं जी, मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो वो कहते हैं जी जितनी भी जो है ना वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की मेंटेनेंस है, मतलब कि जो चीजें मूव करती हैं अक्रॉस द सेल। अब सेल के अंदर एक चीज की जरूरत है और वो सेल के बाहर मौजूद है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन विल अलाउ दैट थिंग टू मूव फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन इनटू द सेल। ठीक है, कि सेल मेम्ब्रेन उसको अलाउ करेगी कि आप मेरे अंदर से गुजर के जाएं, सेल के अंदर पहुंचे, क्योंकि सेल में आपकी जो क्वांटिटी है वो डेफिशिएंट हो रही है, वो कम हो रही है। ठीक है जी। लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, क्योंकि लाइक मॉलिक्यूल्स को इजीली गुजरने देते हैं, तो लिपिड मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स वो इजीली पास कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं कैन इजीली क्रॉस, लाइक गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर है, ग्लूकोज है एटसेट्रा, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको डिफिकल्टी होती है क्रॉस करने में, और वो कौन से, वो चार्ज पार्टिकल्स हैं। हमेशा याद रखो बेटा, जब भी चार्ज पार्टिकल ने गुजरना होगा तो उसको गुजरने में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी, लाइक सोडियम आयन है, लाइक पोटाशियम आयन है, बीइंग द चार्ज पार्टिकल, इनको गुजरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होती है। तो जितनी जरूरत होती है उतना जो है ना वो इनको गुजारा जाता है, बाकियों को गुजारा नहीं जाता। यही वजह है कि इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जी नेक्स्ट पॉइंट है जी एक्सोसाइटोसिस। ऐसी मूवमेंट, ऐसी ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल्स की जो सेल से सेल के बाहर की तरफ मूवमेंट होती है, उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस के जरिए आमतौर पर जो जितने भी सिक्रीटरी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। देन जी हमारे पास एंडोसाइटोसिस। द वर्ड एंडो मींस इनर मूवमेंट, तो इनर टू द सेल मूवमेंट। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं कि जिनमें सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनफोल्डिंग्स बनाती है, मतलब कि जो चीज सेल मेम्ब्रेन के पास बाहर मौजूद होती है वो उसको कैप्चर कर लेती है, कैप्चर करके अंदर ले जाती है और वैक्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है, बॉडी के अंदर, सॉरी सेल के अंदर उसको लेके जाती है। अब अगर सेल के बाहर कोई सॉलिड मटेरियल पड़ा हुआ है और सॉलिड मटेरियल की इनटेक हो रही है इनसाइड द सेल, तो उसको बेटा फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। फेगोसाइटोसिस का मतलब है सेल ईटिंग प्रोसेस, कि सेल अब खाना खा रहा है, सॉलिड को ले रहा है, सो सेल ईटिंग प्रोसेस है। और लिक्विड फूड की इनटेक होती है बेटा अगर, तो उसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस या पाइनोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक है जी। तो एंडोसाइटोसिस, इनर टू द सेल मूवमेंट, टू टाइप्स है, सॉलिड फेगोसाइटोसिस और लिक्विड पिनोसाइटोसिस। इसके बाद लास्ट इसका फंक्शन है बेटा हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। तो बेटा आप देखें कि नर्व इंपल्स जब भी गुजरेगी एक सेल से दूसरे सेल में,
तो वो ऑब्वियसली जब भी उसने इस सेल के अंदर मूव करना है, न्यूक्लियस तक पहुंचना है, अपना मैसेज फ्लो करवाना है, तो वो हमेशा मूव करेगी मेम्ब्रेन के जरिए। और मेम्ब्रेन कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन है। इंशाल्लाह सेकंड ईयर में 16 चैप्टर में जाकर हम इसको तफसील से पढ़ते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन किस तरह से परफॉर्म होती है। तो जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो इसका एक पूरा टॉपिक है बहुत बड़ा, तो उसमें आपको तफसील से समझाया भी जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन भी मेम्ब्रेन के जरिए ही होती है। ठीक है जी। तो ले बेटा, यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारा खत्म होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इस टॉपिक में इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज और सारी चीजें मौजूद हैं बेटे हमारे चैनल पर, तो उस चैनल से आप जो है ना ये सारी चीजें जरूर जो है ना वो हासिल करें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।